बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में से इस वीडियो के माध्यम से शरद चंद्र जोशी के विषय में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले शरद चंद्र जोशी के जीवन परिचय से आपको अवगत करवाती हूँ। शरद चंद्र जोशी का जन्म 1931 में और मृत्यु 1991 में हुई थी। शरद जोशी का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ था। जो आपका विकल्प वाला प्रश्न है उसमें ये कभी आपको संक्षिप्त प्रश्नों में भी आ जाता है। तो जो शरद चंद्र जोशी हैं, शरद चंद्र जोशी मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 नवंबर 1931 को इनका जन्म हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता, अर्थात ये कई शहरों में रहे। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में भी रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया था, अर्थात लेखन कार्य ही करते थे, नौकरी छोड़ दी थी। इन्होंने आरंभ में कहानियों को लिखना शुरू किया था, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन करने लगे थे। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। आज के समय में अगर हम शरद चंद्र जोशी के विषय में कहें तो ये एक व्यंग्यकार कवि के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं, अर्थात व्यंग्य के रूप में किसी बात को कहना, किसी समस्या को उठाना, ये इनके साहित्य का मुख्य उद्देश्य रहा है। शरद चंद्र जोशी की मुख्य व्यंग्य कृतियां हैं बच्चों, परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार, इल्लियां, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, दो व्यंग्य नाटक, अंधों का हाथी और एक था गधा, ये उपन्यास है, मैं, केवल, मैं, उर्फ, कमलमुख और बीए आदि, ये उपन्यास है इनके, ये भी व्यंग्यात्मक रूप में लिखे गए हैं। अब शरद चंद्र जोशी जी के लेखन की भाषा कैसी है उससे संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास परिहास अर्थात हंसी व्यंग्य का जो पुट है उसमें हल्का सा स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण बोलते हैं व्यवहार को, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नजर से बच नहीं सका, अर्थात हर विषय को इन्होंने अपने व्यंग्यात्मक रचनाओं में छुआ है। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियां होती हैं बुराइयों का बेबाक चित्रण किया, मतलब खुले तौर पर चित्रण किया है। उनकी रचनाओं में कहीं भी वो डर या संकोच नहीं झलकता है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और कुछ सोचने को विवश भी होता है, अर्थात एक लेखक का जो कार्य समाज के प्रति होता है उसे पूरा करने में शरद जोशी जी बहुत सक्षम रहे हैं। उन्होंने पाठकों को मजबूर कर दिया है अपनी रचनाओं के माध्यम से उन समस्याओं को सोचने के विषय में। प्रस्तुत पाठ जो हमारे पाठ्यक्रम में है बच्चों, तुम कब जाओगे अतिथि, इसमें शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है या ऐसे व्यक्तियों पर कटाक्ष किया है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व का मतलब है पहले सूचना दिए बिना चले जाते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। मेजबान बोलते हैं घर के लोगों को जहां वो अतिथि बनकर आया है। होस्ट जो होता है उसको मेजबान कहा जाता है, जो आतिथ्य करता है। अच्छा अतिथि कौन होता है, प्रश्न उठाया है शरद चंद्र जोशी जी ने। वो जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और एक दो दिन मेहमान नवाजी करके विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेहमान नवाज ये सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेजबान निरंतर सोचते रहे। तो आइए सबसे पहले इस पाठ के अंतर्गत जो शब्दार्थ और टिप्पणियां हैं उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं बच्चों, जो पाठ को समझने में हमें मददगार सिद्ध होंगे। आगमन, आगमन का अर्थ है आना। निसंकोच, निसंकोच का अर्थ है संकोच रहित या बिना संकोच के। नम्रता, नम्रता का अर्थ है विनम्र होना, नत होने का भाव या स्वभाव में नरमी का होना। अब कुछ और शब्दार्थ हैं बच्चों। सतत, सतत का मतलब होता है लगातार। आतिथ्य का अर्थ है आव भक्त। और एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री को।
अंतरंग का अर्थ है घनिष्ठ या गहरा, आशंका का अर्थ है खतरा, भय या डर, और मेहमान नवाजी, अतिथि सत्कार। छोर का अर्थ है सीमा या किनारा, और भावभीनी का अर्थ है प्रेम से ओतप्रोत, अर्थात जो प्रेम से भरा हुआ है। आघात बोलते हैं चोट या प्रहार को। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित होता है आकस्मिक। मार्मिक का अर्थ होता है मर्मस्पर्शी। सामीप्य का अर्थ है निकटता या समीपता। औपचारिक, औपचारिक का अर्थ है दिखावटी। निर्मूल, निर्मूल का अर्थ है मूल रहित या बिना जड़ का। कोनलों, कोनलों का अर्थ है कोनों से। सौहार्द्य का अर्थ है मैत्री या हृदय की सरलता। रूपांतरित, जिसका रूप या जिसका आकार बदल गया हो उसको कहते हैं रूपांतरित। उष्मा, उष्मा का अर्थ है गर्मी या उग्रता। संक्रमण, संक्रमण का अर्थ है एक ऐसी स्थिति या अवस्था जो दूसरे में प्रवेश करती हो, जैसे इन्फेक्शन का रोग होता है उसे संक्रमण कहा जा सकता है। आजकल कोविड को हम संक्रमण रोग कह सकते हैं। गुंजायमान, गूंजता हुआ। तो ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द हैं बच्चों, जिसके अर्थ मैंने आपको बताए। आइए अब जो पाठ का शीर्षक है हमारा, शरद चंद्र जोशी द्वारा लिखित रचना, एक व्यंग्यात्मक रचना, तुम कब जाओगे अतिथि। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि, एक प्रश्न उठा रहा है यहाँ पर लेखक कि अतिथि तुम कब वापस जाओगे। अब इस रचना के माध्यम से शरद चंद्र जोशी ने हमें समझाया है व्यंग्यात्मक रूप में कि आज अतिथि के आने के, आगमन का अर्थ है आना, उसका चतुर्थ अर्थात चौथा दिन हो गया है। 4 दिन अतिथि को आए हुए हो गए हैं और लेखक के मन में बार बार ये प्रश्न घुमड़ रहा है, अर्थात उठ रहा है कि अतिथि अब तुम जाओगे कब। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। अब एक संकेत माध्यम से, एक व्यंग्यात्मक संकेत के माध्यम से लेखक हम पाठकों के सामने ये प्रस्तुत कर रहा है कि जहां उसका अतिथि बैठा है, सिगरेट पी रहा है, उसके सामने ही एक कैलेंडर लगा है जो बता रहा है कि अतिथि को आए हुए कितना समय हो गया है। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती हैं, अर्थात वो बदल रही हैं और बता रही हैं अतिथि को कि तुम्हें आए हुए कितना समय हो गया है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूं। एक व्यंग्यात्मक रूप में लेखक ने कहा है कि जब मैं उस कैलेंडर से तारीख बदलता हूं, उस पर निशान लगाता हूं, तो पिछले, विगत होता है पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखा दिखाकर उन तारीखों को बदल रहा हूं। तुम जानते हो अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता, ये चौथा दिन है। वह अतिथि को बताना चाह रहा है कि आज उसे आए हुए चौथा दिन हो गया है। तुम्हारे सतत, सतत का अर्थ होता है लगातार, आतिथ्य का चौथा भारी दिन, जो लेखक के लिए भारी लग रहा है खर्च के हिसाब से, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती, कोई उम्मीद नहीं जागती है कि तुम जाओगे। लाखों मील यात्रा करने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने लंबे समय तक चांद पर नहीं रुके थे। अब एक उदाहरण देता है लेखक यहाँ कि लाखों मील की यात्रा करके जो एस्ट्रोनॉट चांद पर गए थे, वो भी इतने लंबे समय तक, 4 दिनों तक वहां नहीं रुके थे, जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके, अर्थात अब तुम यहाँ अपने कदमों को ही टिकाकर बैठ गए हो, इसलिए यहाँ लेखक ने कहा है भारी चरण कमल। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया, अर्थात तुम मुझ में, तुमने इतना अपनत्व कर लिया कि तुम यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली है। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो। बैंजनी चट्टान का मतलब तुम मेरी आर्थिक स्थिति की जो सीमा है, जो कमजोरी है, उसको अब देख चुके हो कि मैं आर्थिक स्तर पर कितना मजबूत हूं, और मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो। बच्चों, ये भी एक मुहावरा है कि अब तुम मुझसे काफी खर्च करवा चुके हो, अब तुम लौट जाओ अतिथि। एक सुझाव दे रहा है यहाँ मन ही मन लेखक, तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम है, क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती है। देखो, ये व्यंग्य है बच्चों कि क्या तुम्हारा घर, तुम्हारी पृथ्वी तुम्हें नहीं पुकार रही है कि तुम्हें आए हुए इतना समय हो गया है। जिस दिन तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। इससे पहले तो लेखक को अपने उस मित्र के आने पर बहुत प्रसन्नता हो रही थी, परंतु अब लेखक उस दिन को याद करता है कि जब उस दिन मेरा
हृदय जो है, मेरा मन जो है, एक अज्ञात का मतलब है अनजानी, आशंका मतलब संदेह से धधक उठा था, अर्थात डर गया था। और अंदर ही अंदर मेरा जो बटुआ कांप गया था। बटुआ कांपने का अर्थ है कि मेरे बटुए पर अंदर ही अंदर मुझे महसूस हो रहा था कि अब भार पड़ने वाला है। उसके बावजूद लेखक कहता है कि अतिथि सत्कार की उस सीमा को निभाते हुए मैंने एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ तुम्हें गले लगाया था और मेरी पत्नी ने तुम्हें नमस्ते की थी, अर्थात तुम्हारा अभिवादन किया था, तुम्हारा स्वागत किया था। तुम्हारे सम्मान में अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था, अर्थात जो हमारा भोजन होता था रात का एक साधारण सा, उसको हमने जिस तरह ऊंचे मध्य वर्गीय परिवार में डिनर दिया जाता है, एक सब्जी के अतिरिक्त, दाल के अतिरिक्त मीठा भी बनाया जाता है, रायता भी बनाया जाता है, तो उस तरह हमने उसको एक अच्छा डिनर बनाया था। तुम्हें स्मरण होगा, अर्थात तुम्हें याद होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी, एक उम्मीद थी हमें। और वो आशा क्या थी? लेखक कहता है कि तुम दूसरे दिन किसी रेल के एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे, कि हमारे अतिथि सत्कार से तुम खुश होकर जल्दी चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे, एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर लेखक कहता है, मित्र, ऐसा नहीं हुआ। तुम दूसरे दिन भी अतिथि सुलभ मुस्कान, सुलभ मतलब सरल सी मुस्कान लिए इस घर में बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली, अर्थात जो दुख हुआ तुम्हारे रुकने से हमें, उसको हमने पी लिया और प्रसन्न बने रहने का नाटक भी किया। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, अर्थात जो हमने ऊंचा स्वागत सत्कार हम तुम्हारा कर सकते थे, वहां तक हम तुम्हें ले जा चुके, वो सत्कार हमने तुम्हारा किया। वहां से नीचे उतरकर फिर हमने दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। डिनर और लंच की गरिमा वाला भोजन हमने तुम्हें करवाया और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया, फिल्म भी दिखाई। हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर, अर्थात आखिरी सीमा है अतिथि, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। आज दिन तक का हमने जो अतिथि सत्कार किया है वो सबसे अधिक था। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। लेखक अपने मन में ही ये सोच रहा है, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। एक और उम्मीद यहाँ लेखक बता रहा है कि मेरे मन में बंधी कि शायद अब अतिथि चला जाएगा। पर जब धोबी को कपड़े देने की बात कही तो यह आघात का मतलब है चोट बच्चों, अप्रत्याशित मतलब ना दिखने वाला था। और इसकी चोट मार्मिक थी, मार्मिक मतलब दयनीय थी, वो अंदर तक मुझे पीड़ा पहुंचाने वाली थी। तुम्हारे सामीप्य की बेला एक यूं रबड़ की तरह खिंच जाएगी। इसका मुझे अनुमान नहीं था कि तुम मेरे इतने नजदीक हो जाओगे कि जाने का तुम्हारा मन ही नहीं करेगा। अब लेखक ये सोचने पर विवश है कि क्या वास्तव में अतिथि सदैव देवता होता है। तो यहाँ लेखक अपने भावों को व्यंग्यात्मक रूप में हमें बता रहा है बच्चों, कि पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वो मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है, क्योंकि मानव का स्वभाव स्वार्थी है, राक्षस का स्वभाव स्वार्थी है। अतिथि जो देवता तुल्य होता है वो निस्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के होता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था, तुम्हें जल्दी जाना है। चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। अब एक मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति की स्थिति बताई है कि किस तरह बाहर जाने के लिए वो औपचारिक रूप से बाहर जाने के कपड़े पहनता है। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा, प्रश्न किया। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आज से कुछ वर्ष पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, अर्थात उनको गुस्सा आ गया। पर
अब जब वे बड़ी आंखें होती हैं तो मन छोटा होने लगता है, अर्थात मुझे डर लगने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। यहाँ लेखक व्यंग्यात्मक रूप में हमें बता रहा है कि मेरी पत्नी की आंखें मुझसे पूछ रही थी, वो बड़ी बड़ी आंखें करके मुझसे पूछ रही थी कि अतिथि अब और कितने दिन रुकेगा। लेखक कहता है कि मेरी पत्नी की जो आशंका थी, जो संदेह था, वो निर्मूल नहीं था, अर्थात वो बेकार नहीं था, निर्मूल। मूल बोलते हैं जड़ को, निर का मतलब बिना जड़ के नहीं था, अर्थात यह आशंका सही थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुल आ गए और तुम यही हो। यहाँ एक और कटाक्ष, एक और व्यंग्य यहाँ लेखक ने किया है कि अब तक तो हम उम्मीद कर रहे थे कि जो हमारा अतिथि है वो लॉन्ड्री से कपड़े धुलवाने के बाद चला जाएगा, पर लॉन्ड्री से भी कपड़े धुलकर आ गए। हमारी वो उम्मीद भी अब खत्म हो गई और अतिथि हमारे घर पर ही है। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी है, अर्थात अब हमने जो अतिथि सत्कार में तुम्हारी चादर बिछाई थी वो भी हमने बदल दी है और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट भी धीरे धीरे फीकी पड़कर लुप्त हो गई है। अब लेखक बताता है कि आर्थिक संकट के कारण और उस अतिथि से उकता जाने के कारण जो मुस्कुराहट बनावटी उनके चेहरों पर थी, अब वो धीरे धीरे फीकी पड़कर खत्म हो गई है, लुप्त हो गई है। ठहाके के रंगीन गुब्बारे कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अर्थात हम दोनों मित्र बैठकर खूब जोर जोर से हंसी के ठहाके लगाते थे, अब वो नहीं दिखाई देते हैं। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुपचाप पड़ी है, अर्थात जो आनंद ले रहे थे हम, अब वो आनंद समाप्त हो गया है और वो हमारी खुशी की जो गेंद है, चर्चा की जो गेंद है, जो चर्चाएं हम आपस में करते थे, अब वो चुपचाप पड़ी। अब हम कोई चर्चा नहीं कर रहे, अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं, अर्थात किसी की तरफ से कोई भी पहल नहीं है। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं। अब स्थिति बताई है लेखक ने कि आपस में उकताहट के कारण एक दूसरे की क्या स्थिति बन पड़ी है घर में। अतिथि भी बैठा है और लेखक भी बैठा है, पर दोनों में बातचीत बंद है। और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने उलट रहे हो, दोनों अकेले बैठे हैं, साथ में होते हुए भी शब्दों का लेन देन मिट गया, अर्थात आपस में जो बातचीत हो रही थी अब वो खत्म हो गई है और चर्चा के विषय चुक गए हैं। जो चर्चाएं हम कर रहे थे पहले, उसके आगे विषय दिए गए हैं कि किन किन पर हम चर्चा कर रहे थे, अब वो सब समाप्त हो गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंखें मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया था और अब एक चुप्पी है। अब हम कोई बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब हम दोनों से आपस में जो उकताहट का संबंध है वो बन चुका है। सौहार्द, सौहार्द बोलते हैं आपसी प्रेम को, अब धीरे धीरे, शनय शनय का मतलब है धीरे धीरे, बोरियत में रूपांतरित हो रहा है, बदल रहा है। रूपांतरित का अर्थ होता है बदलना। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, जो मन में भावनाएं उठ रही हैं, ऐसा लग रहा है मानो मैं तुम्हें गालियां दूं, पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। लेखक कहता है कि ऐसी कौन सी ना दिखने वाली गोंद है जिससे तुम यहाँ चिपक कर बैठ गए हो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं इस भेद को स्व परिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। परिवार सहित मैं इस बात को नहीं समझना, मेरी पत्नी ना मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ कि तुम जा क्यों नहीं रहे हो। बार बार ये प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तो बच्चों देखो कितना बड़ा व्यंग्य है कि लेखक मन में ये सब बातें सोच रहा है, अपने भावों से व्यक्त भी कर पा रहा है, पर अतिथि सत्कार की भावना, अतिथि देवो भव की इस भावना के कारण वो अपने उस अतिथि को बोल नहीं पा रहा है। अब पत्नी किस तरह से अपने भावों को व्यक्त कर रही है, अगले गद्यांश में ये बताया गया बच्चों। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। मैंने कंधे उचका दिए। कंधे उचकाने का अर्थ है मैंने अब ये बताया, इस तरह से उत्तर दिया कि मुझे नहीं पता, क्या कह सकता हूँ। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। आतिथ्य सत्कार की वो जो भावना है वो धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर आ रही है। बनाओ, मैंने कहा। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। उष्मा बोलते हैं गर्मी को। जो शुरू में एक आतिथ्य सत्कार की जो भावना हमारे मन में पनपी थी
अब वो खत्म हो रही थी। डिनर से चले थे खिचड़ी पर आ गए। यहाँ भी बहुत बड़ा व्यंग्य है बच्चों। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। अर्थात तुम्हें सिखाने के लिए हमें अब उपवास का भी जो चरण है वो अपनाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। एक इन्फेक्शन की जो बीमारी होती है जैसे, वैसे हमारे संबंधों में अब संक्रमण, वो इन्फेक्शन, वो संक्रमित रोग हो गया है। तुम्हारे जाने का ये चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। अब दुखी हो गया है लेखक भी, और वो ये संभावना कर रहा है, ये उम्मीद कर रहा है कि अतिथि अब यहाँ से चला जाए, क्योंकि जो आतिथ्य सत्कार की सीमा है उसको वो लांघ गया है। तुम्हें यह अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूं। लेखक कहता है कि ये मनुष्य का एक स्वाभाविक स्वभाव है, क्योंकि दूसरे के घर में आतिथ्य सत्कार उसे अच्छा लगता है। पर लेखक कहता है कि उसके भी कुछ नियम होते हैं। दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर समय हम किसी दूसरे के घर में टिके नहीं रह सकते। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए। अपने घर को इसीलिए महत्व दिया गया कि घर से अच्छी जगह कोई और नहीं होती, क्योंकि केवल मात्र हम घर में ही लंबे समय तक रह सकते हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। तो बच्चों, कितना बड़ा व्यंग्य है यहाँ कि अपने घर की जो स्वीटनेस है, जो मिठास है, अपने घर को अच्छा क्यों कहा जाता है? ताकि हम कहीं दूसरे व्यक्ति के घर में जाकर उसके घर की जो शांति है, उसके घर का जो मिठास भरा वातावरण है, उसको खत्म ना करें अधिक रहकर। तुम्हें यह अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। ये सब लेखक केवल अपने मन में सोच रहा है, कुढ़न है उसको, वो निराश हो चुका है क्योंकि अतिथि नहीं जा रहा है। अपने खराटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी। अब अगले दिन की वो संभावना कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगले दिन भी अभी अतिथि जाने वाला नहीं है। तो कहता है कि 4 दिन तो तुम्हें हो चुके हैं, पर अब 5वां दिन जो अगला आने वाला है, तो मुझे लगता है कि अपने खराटों से, तुम जो खराटे भरते हो सारी रात, एक रात तुम और गुंजायमान कर लो, गुंजा लो अपने उन खराटों को। पर कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर प्रातः काल आएगी, वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। मतलब तुम्हारा 5वां दिन होगा। आशा है वो तुम्हें चूमेगी, वो किरण तुम पर पड़ेगी, और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय कर लोगे। मतलब अपने सम्मान को बचाकर, कि मैं तुम्हें गेट आउट ना कहूं, इससे पहले तुम अपने सम्मान को बचाते हुए अपने घर वापस जाने का जो निर्णय है उसको तुम कर लोगे। अपने घर जाने की राय तुम बना लोगे। मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। लेखक कहता है कि अब मुझ में वो सहनशीलता नहीं है। 4 दिन तक मैं सहनशील बना रहा, मेरे अंदर सब कुछ टूट रहा है, वो सहनशीलता खत्म हो गई है। पर आतिथ्य सत्कार के कारण मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, पर कल की जो 5वें दिन की सुबह होगी वो मेरे सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। इसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा। स्टैंड करने का मतलब, अब मैं उस सहनशीलता को फिर अपना नहीं पाऊंगा। कहीं ना कहीं मेरे अंदर से वो सहनशीलता समाप्त होकर असहनशील बनकर बाहर आ जाएगी। मैं लड़खड़ा जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा उस सहनशीलता को। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है। लेखक कहता है कि हमारे भारतीय समाज में अतिथि को देवता तुल्य माना जाता है, इसलिए लेखक भी अपने अतिथि को देवता तुल्य मान रहा है। पर लेखक साथ में व्यंग्यात्मक रूप में ये शब्द भी कह रहा है कि मैं आखिर मनुष्य हूं, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूं, क्योंकि मुझ में जो स्वभाव है वो एक मनुष्य की तरह ही है। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते हैं। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। यहाँ बहुत अच्छी बात लेखक ने कही है कि अगर हमने तुम्हें देवता माना है तो तुम भी देवता तुल्य, देवता की तरह व्यवहार करो। और जैसे देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं, अतिथि तुम भी अपने सम्मान को बचाते हुए वापस लौट जाओ।
इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा, अर्थात तुम्हारा अतिथि देवो भव का जो सम्मान है इसी से बचा रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उससे पूर्व तुम लौट जाओ। कि मैं मनुष्य हूं और कभी ना कभी मेरी सहनशीलता समाप्त हो जाएगी और उसके बाद मैं असहनशील व्यवहार पर उतर आऊंगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ कहूं, तुम वापस लौट जाओ अपने आतिथ्य धर्म को निभाते हुए। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? एक विवशता बताई है लेखक की यहाँ पर कि वो अपने मन में ये सब कुछ सोच रहा है, पर वो इन बातों को कह नहीं पा रहा है अपने अतिथि से, क्योंकि उसके मन में जो भावना है अतिथि देवो भव की, उसके कारण वह अपने अतिथि को अपशब्द या बुरे शब्द नहीं कह पा रहा है। पर अब तक उसकी सहनशीलता समाप्त हो गई है। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से यहाँ लेखक ने हमें बताया है कि हमें कभी भी हम किसी के घर अगर अतिथि बनकर जाएं तो अपनी आतिथ्य की सीमा, अपने अतिथि की जो गरिमा है उसको बनाए रखना चाहिए और उतने लंबे समय तक किसी के घर में भी नहीं ठहरना चाहिए कि वहां के घर के लोगों की सहनशीलता समाप्त हो जाए और वह अतिथि देवो भव की जो भावना है उसको अपने मन से खत्म कर दें और हमारा अपमान करें। उससे पहले ही हमें अपने उस आतिथ्य सत्कार की उस भावना को अपनाकर, अपने देवता तुल्य उस अतिथि के स्वभाव को अपनाकर समय रहते ही दूसरे व्यक्ति के घर को छोड़ देना चाहिए। तो ये व्यंग्यात्मक रचना है जो हमें एक संदेश भी देती है हम समाज के लोगों को कि हम किस तरह का व्यवहार दूसरे के साथ करें और कैसा व्यवहार दूसरे व्यक्ति को असहनशील बना सकता है, उसकी सहनशीलता को समाप्त कर सकता है। तो आशा करती हूँ बच्चों, मेरा ये वीडियो आपको इस पाठ को समझाने में समर्थ रहा होगा। जैसा कि आप सभी बच्चे मेरे चैनल को इतना अधिक प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं सबकी धन्यवादी हूँ। सभी बच्चों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप बच्चे जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं बच्चों, ताकि समय समय पर विभिन्न कक्षाओं के जो वीडियो अपलोड इस चैनल पर होते हैं उसका लाभ आप उठा सकें, अन्य बच्चों को भी आप इसका लाभ दिखा सकें। अगर अन्य बच्चे भी इससे लाभ उठाएंगे तो बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि शिक्षा का प्रसार ऐसा है जितना हम बांटे उतनी वो और अधिक बढ़ती है। तो इसी आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को इसी तरह से प्यार देंगे, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, वैदिक अभिनंदन, अभिवादन।